आज हम बात करने वाला है कार्टिनेन टेम्पल के बारे में, जो सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था फ्रेंड्स। तो आज सारी राज खोलने वाला हूं मैं कार्टिनेन टेम्पल के बारे में एक एक करके। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, Oh my आपको God. बहुत सारे चौंका देने वाली बातें पता चलेंगी। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आगे और भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सोलो लेवलिंग के अब तक 2 एपिसोड आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा एपिसोड जब तक ये वीडियो बन रहा होगा फ्रेंड्स आ भी चुका होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सोलो लेवलिंग में जो होता है, तो फ्रेंड्स सब ने देख ही लिया होगा अगर जिन्होंने 1 से लेकर 2 तक एपिसोड देखा होगा कि कार्टिनेन टेम्पल के अंदर क्या क्या कांड हुआ। जिन्हें नहीं पता उन्हें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जिनवू के साइड 16 और हंटर एक डी लेवल के गेट के अंदर एंट्री करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो वहाँ उन्हें एक और डंजन मिलता है फ्रेंड्स, और उस डंजन के अंदर कई सारी मूर्तियाँ थी जो कि जिंदा होकर इन्हें एक एक करके मारने लगती हैं फ्रेंड्स। इन पर जानलेवा हमला करती हैं। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें अपनी आंखों से निकलने वाले लेजर से काट के रख देती हैं। और फ्रेंड्स ये मूर्तियाँ ऐसी वैसी मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। ये डी लेवल की पावर से बहुत ऊपर थी। मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझ पाऊँ ये एस लेवल के पावर रखती थी फ्रेंड्स। और यहाँ गए 17 हंटर्स में सिर्फ और सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा वापस जा पाते हैं। और जिनवू को इस टेम्पल में अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी के 5 लोग जिंदा बच पाएँ। तो फ्रेंड्स तीनों रूल मानने के बाद उनमें से 6 लोग जिंदा वापस जाते हैं और जिन्हों को वहाँ रुकना पड़ता है। जिन्होंने पहला एपिसोड देखा है, जिन्होंने दूसरा एपिसोड देखा है, वो समझ गए होंगे कि जिन्हों को वहाँ क्यों रुकना पड़ता है, उसे क्यों खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स, और जिन्हों को मरना पड़ता है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। जिन्हों हमारा मेन कैरेक्टर, भला वो कैसे मर सकता है फ्रेंड्स। उसी को तो यहाँ देखने के लिए इतने सारे लोग जमा होने वाले हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिए ये कैरेक्टर आपको खुद से जोड़ के रखेगा, आपको दूसरे जगह जाने ही नहीं देगा, आपको 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें इस पे से हटाने भी नहीं देगा। और ये हमारा बिल्कुल मेन कैरेक्टर होने वाला है, तो भला ये मर कैसे सकता है। तो फ्रेंड्स वो मरता नहीं है, और जब उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे एक गेम जैसा यूआई दिखने लगता है, जिसमें उसके कई सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और जिसमें उसने खुद को एज ए प्लेयर एक्सेप्ट कर लिया था। उसे कुछ टास्क मिलते हैं जिसे कंप्लीट कर करके वो अपना पावर अप करता है फ्रेंड्स। तो पावर अप, जैसा कि आपने जिन लोगों ने देखी है ये एपिसोड 1 2 उन्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ जिन्हें एक बार पावर मिल जाती है उनकी पावर अप नहीं हो पाती। भले वो कुछ आर्टिफैक्ट और जादुई चीज़ों की मदद से अपने पावर को बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने आप को लेवल अप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए तो इस पूरे मांगा और इस पूरे सीरीज़ का नाम सोलो लेवलिंग, क्योंकि जिन्हों एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जो अपनी पावर्स को अप कर पाता है इस 3D इमेज वाली स्क्रीन की मदद से, जो गेम की तरह उसके सामने आती रहती हैं और उसे नए नए टास्क करने के लिए देती रहती हैं। टास्क कंप्लीट करने पे उसे कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स की मदद से वो अपने लिए पावर, आर्टिफैक्ट और बहुत सारी जादुई चीज़ें खरीदता रहता है। तो फ्रेंड्स कहानी में आगे क्या होने वाला है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। मे बी शायद सारे एपिसोड आने के बाद इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी फ्रेंड्स। अभी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कार्टिनेन टेम्पल्स के बारे में, और आखिर इस जगह से जिन्हों को पावर्स कैसे मिल रही हैं, और इसके सामने ये गेम वाले फीचर्स आखिर आए क्यों हैं भला। तो फ्रेंड्स अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो इसमें एक स्टैचू पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया गया है। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, वो बड़ा वाला स्टैचू जो कि थ्रोन पे बैठा हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स कमेंट में बताना किस किस को उस क्रीपी स्माइल में बहुत मज़ा दिया था फ्रेंड्स। वो स्माइल किस किस लोगों को पसंद आया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये स्टैचू काइंड ऑफ परफेक्ट रेप्लिका है एब्सोल्यूट बीइंग का। तो फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट बीइंग कौन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग का सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड है। इसे आप अपनी सोलो लेवलिंग की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, सबसे ताकतवर जो भी समझना है, लेकिन ये यहाँ का गॉड से भी ज़्यादा ताकतवर पर्सन है। तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट बीइंग की पूरी हिस्ट्री के बारे में हम लोग अगले किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस डंजन में एक और मूर्ति थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके हाथ में टैबलेट थी और जिसके पंख थे। जी हाँ फ्रेंड्स, वो आर्किटेक्ट जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वो इसी डंजन का पूरा रचयिता था। उसी ने ये पूरा डंजन क्रिएट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स इस आर्किटेक्ट ने इस पूरी जगह को एक ऐसे ऐसे जेल की तरह बनाया है जिसमें वो अपने एक ऐसे प्लेयर को ढूंढ सके जिसमें वो पावर डाल सके शैडो मोनार्क की। तो फ्रेंड्स शैडो मोनार्क आखिर है कौन, चलिए बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। शैडो मोनार्क के हिस्ट्री फ्रेंड्स, बहुत समय पहले जब सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग था तो उसने लाइट और डार्कनेस की मदद से 8 एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से 8 हेरर्स या फिर कह सकते हैं बींग्स को बनाया, और डार्कनेस से 8 मोनार्क को बनाया, जो ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमेशा ये लड़ते रहते थे, किसी और वीडियो में बताऊंगा क्यों और किस लिए। तो फ्रेंड्स जो अभी आपको जानने वाली बहुत बात है वो इसमें एक, तो इन सब में सबसे पावरफुल एक था द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट और उसका नाम था एशबॉर्न। तो फ्रेंड्स सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थी कि उसे मार दिया गया और उसने मोनार्क को ज्वाइन कर लिया और तभी से उसका नाम पड़ गया शैडो मोनार्क। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट बीइंग के बाद इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर कोई है तो वो है एब्सोल्यूट बीइंग के बाद सिर्फ और सिर्फ शैडो मोनार्क। जी हाँ फ्रेंड्स, शैडो मोनार्क इस पूरे यूनिवर्स का सेकेंड लेवल का सबसे पावरफुल बीइंग है। और जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपने मैंने बताया था कि जिन्वू के अंदर इसी शैडो मोनार्क की पावर को डालना था, तो समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स आखिर इस कार्टिनेंट टेम्पल को बनाने का क्या राज था और उसे किस लिए बनाया गया था। इसे सिंपल तौर पे समझाऊं तो फ्रेंड इसे एक गेम के लेवल की तरह बनाया गया था और उसे ये परखना चाहते थे कि कौन अपने आप को सेक्रीफाइस करके भी दूसरों की मदद करता है फ्रेंड्स, और वही एनहार्ट कर सकता था शैडो मोनार्क की पावर को। क्योंकि फ्रेंड क्योंकि वो किसी ऐसे को तो ये पावर दे नहीं सकते हैं जो इसका इस्तेमाल दूसरों को तंग करने के लिए करे, दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए करे और अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेल्फनेस के लिए करें। तो समझिएगा अगर फ्रेंड्स आखिर क्यों बनाया गया था कार्टिनेंट टेम्पल को। उसे रचयिता ने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो किसी ऐसे को ढूंढ सके जिसके अंदर वो शैडो मोनार्क की सारी पावर डाल सके। और फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट बीइंग के बाद सबसे सेकेंड लेवल का पावरफुल बीइंग था, तो वो ऐसी पावर किसी को दे तो सकते नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक गेमिंग इंटरफेस की तरह बनाया कि जैसे जैसे जिन्वू लेवल अप करेगा, जैसे जैसे अपनी बॉडी को और अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाएगा, उसे शैडो मोनार्क की और भी बाकी की पावर्स मिलती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह इस शैडो लेवलिंग का पूरा पूरा सोलो लेवलिंग का सीजन इसी बात पे होने वाला है कि कैसे कैसे जिन्वू लेवल अप करता है और उसे शैडो मोनार्क की पूरी पावर्स मिलती चली जाती हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, इसके सेकंड पार्ट भी मैं बताऊंगा और भी बातें बताऊंगा आपको इस टेम्पल के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं, और उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।